हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो झारखंडी जोहार सभी लोगों को झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो रिसेंटली जेपीएससी का एग्जाम हुआ था और उस जेपीएससी के एग्जाम में झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछा गया है, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यानी जेपीएससी की अगर बात करें तो जेपीएससी के पेपर 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और आपको इस क्लास को करने से ओवरव्यू ये समझ में आएगा कि जेपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस को किस प्रकार से पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को घुमाया जाता है और किस प्रकार से आप लोग जेपीएससी का प्रिपरेशन आसानी से कर पाएंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और जेपीएससी के पेपर 2 को एनालाइज करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा गया था, उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और आने वाले टाइम पे जेपीएससी के द्वारा और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेपीएससी के सिलेबस की। तो जेपीएससी के सिलेबस में सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। तो ये आप पेपर 1 देख सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 में आप लोगों से 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है और उन 100 क्वेश्चंस में अगर बात करेंगे तो हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी टोटल 200 नंबर का एग्जाम होता है पेपर 1। उसके बाद अगर बात करेंगे पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो है झारखंड जीके का पेपर है। पेपर 2 में भी आप लोगों से 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है। पेपर 1 जो है वो पूरे भारत के बारे में पूछा जाता है आपको पेपर 1 में। ठीक है, पूरे भारत के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाता है। वहीं अगर बात करेंगे पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आप लोगों से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 100 क्वेश्चंस केवल झारखंड जीके से आप लोगों से पूछा जाता है। तो पेपर 2 में जो 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाने वाला है या फिर पूछा जाता है वो होगा झारखंड जीके का, और पेपर 1 जो है वो ओवरऑल पूरे भारत का होता है। ठीक है, तो यानी प्रीलिम्स की अगर बात करेंगे, प्रीलिम्स में कितने नंबर का एग्जाम होता है? प्रीलिम्स में पेपर 1 में होता है 200 नंबर का एग्जाम और पेपर 2 में होता है 200 नंबर का एग्जाम। तो टोटल 400 नंबर का एग्जाम होता है प्रीलिम्स में। जेपीएससी के प्रीलिम्स में टोटल 400 नंबर का एग्जाम होता है, 200 नंबर पेपर 1 में और 200 नंबर पेपर 2 में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, झारखंड जीके के बारे में, और समझ लेंगे कि झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस जेपीएससी के द्वारा पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? यानी एसपीटी एक्ट के बारे में पूछा गया था, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के बारे में पूछा गया था। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, एसपीटी एक्ट में पूछा गया था कि दंड का प्रावधान कौन से धारा में है। तो जब भी आप संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एसपीटी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि धारा 67 में यानी 67 में दंड का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे एसपीटी, तो एसपीटी इस वाले क्षेत्र में लगा हुआ है, संथाल परगना वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो आप लोग आई होप सो कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट के बारे में पढ़े होंगे। अगर सीएनटी और एसपीटी एक्ट के बारे में नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत जल्द इसका क्लास जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जेपीएससी के द्वारा पूछा गया कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयत भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? अभी दंड के बारे में पूछा गया था, धारा 67 उसका सही आंसर था और इसका सही आंसर होगा धारा 23। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैयत भूमि के बारे में कहां पे उल्लेख किया गया है? तो रैयत भूमि के बारे में धारा 23 में उल्लेख किया गया है। किसमें? तो एसपीटी एक्ट में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एफएसआई के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उस कुल क्षेत्र के प्रतिशत से कम दर्ज है? यानी
मोटे मोटे तौर पर आप लोग समझिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कहां पे कहा गया है कि झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्र है। झारखंड में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो यह कहा गया है जामतोड़ा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2019 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में यह कहा गया है कि झारखंड में सबसे कम वन कहां पे है? तो जामतोड़ा में। देखिए, ये आप सभी जिलों के लिस्ट को देख सकते हैं कहां पे कितना जो वन क्षेत्र है। यहां पे आप जब जामताड़ा को देखेंगे तो जामताड़ा ये रहा, और जामताड़ा में देखिए जामताड़ा का जो पूरा एरिया है उसका 5.85% एरिया पे वन है। ठीक है, जो पूरे झारखंड में सबसे कम है। जितना भी जामताड़ा का एरिया है, मान लेते हैं कि जामताड़ा का एरिया है 100 किलोमीटर का, तो उसमें से केवल 5 किलोमीटर एरिया में ही जंगल है। तो उस जिले के एरिया के परसेंटेज की अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा जामतोड़ा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया के बारे में पूछा जा रहा है तो जामतोड़ा में सबसे कम है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी पूछा गया है कि झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में रहती है, या फिर झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। हालांकि आपको क्लास में इसके बारे में भी बताया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रांची। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला रांची। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? रांची में। एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। जनसंख्या की दृष्टि से तो रांची। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जेपीएससी के द्वारा पूछा गया है और क्लास में आपको इसके बारे में बताया जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। रांची, तो यह है मैप में रांची, आप लोग सभी जानते होंगे। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? क्वेश्चन पढ़िए, वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? यानी पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यही पूछा गया है कि एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बस क्वेश्चन को घुमाया गया है। क्या होगा सही आंसर? पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। आप लोगों को कई बार बताया गया है कि एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे, यह है झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला, और एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। तो जनसंख्या की दृष्टि से रांची, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम, पॉपुलेशन वाइज रांची और एरिया वाइज वेस्ट सिंहभूम। चलिए बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम की, तो इसका एरिया कितना है यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पश्चिमी सिंहभूम का टोटल एरिया ये रहा, 7224 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिले का एरिया कितना है? 7224 किलोमीटर स्क्वायर का, और इसी के साथ झारखंड का ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, एरिया वाइज। आइए आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया, लाह या लाख किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज्यादा है? यानी लाह के कौन से किस्म का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है, यह पूछा गया है। तो लाह की बात करेंगे, लाह का कौन सा किस्म? सही आंसर होगा अगहनी। लाह का अगहनी जो किस्म है वो झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जैसे रेशम, रेशम कई सारे होते हैं, शहतूत रेशम, मुगा रेशम, लेकिन रेशम में जो तसर रेशम है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है। उसी तरीके से लाह की बात करेंगे तो अगहनी लाह, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। आप लोग लाह के बारे में जानते होंगे, लाह से चूड़ियां, सुंदर सुंदर चूड़ियां जो है बनाई जाती है। ठीक है, और ये रांची में है, जिसे हम लोग ICAR के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जो है पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स के नाम से जाना जाता था, जो कि
नामकुम में है, रांची में, तो इसे भी आप लोग ये याद रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं। हैंडलूम यानी हथकरघा की सहकारी समितियां सबसे ज्यादा झारखंड के किस भाग में स्थित है? यह क्वेश्चन जेपीएससी के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि हैंडलूम यानी हथकरघा की सहकारी समितियां सबसे ज्यादा झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो क्या होगा सही आंसर? सबसे ज्यादा संथाल परगना वाले क्षेत्र में। हथकरघा की बात करेंगे, हैंडलूम की बात करेंगे, तो आपको हैंडलूम सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा संथाल परगना वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको भी याद रखें, संथाल परगना। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे ही हम लोग संथाल परगना के नाम से जानते हैं। ये 6 जिले, ये जो 6 जिले हैं कौन कौन? देवघर, जामतोड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा, यही 6 जिले को संथाल परगना के नाम से जानते हैं। तो ये हैंडलूम जो है यहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, हथकरघा। चलिए आगे बात करते हैं। किस किस्म के रेशम का उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है? अभी आपको बताया गया कि रेशम में कौन से किस्म का रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हालांकि मेरे द्वारा आपको बहुत बार बताया गया है तसर रेशम, अभी रिसेंटली उसे जीआई टैग भी दिया जाएगा। करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग बात किए थे। तो तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है, और ये आप देख रहे हैं क्या? तसर रेशम। तो तसर रेशम की बात करेंगे, तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे पूछा गया है कि जमशेदपुर में टेल्को की स्थापना कब किया गया? टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। टेल्को की स्थापना जमशेदपुर में कब किया गया था? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को। क्या होगा सही आंसर? तो टेल्को की स्थापना 1945 में, 1945 में, ऑप्शन बी याद रखिए। टेल्को की स्थापना कहां पे हुई थी? झारखंड के किस स्थान पर टेल्को की स्थापना किया गया था? जमशेदपुर में। कब किया गया था? 1945, 1945 में। एकदम आसान क्वेश्चन, जेपीएससी के द्वारा एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, 1945 में, जमशेदपुर में। आइए, बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है? बूढ़ाघाघ वाटरफॉल, इसके बारे में भी आप लोगों को क्लास में बताया गया है। एकदम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो क्लास से ना आया हो। बूढ़ाघाघ वाटरफॉल झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? बूढ़ाघाघ वाटरफॉल। कहां पे है? लातेहार जिले में है। किस नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखें बूढ़ाघाघ जलप्रपात, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बूढ़ा नदी पर। और ये आप देख रहे हैं बूढ़ाघाघ जलप्रपात। आइए, झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? बूढ़ाघाघ वाटरफॉल। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पे स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ की ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर, 143 मीटर। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ। किस नदी पर स्थित है? बूढ़ा नदी पर स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आइए आगे बात करते हैं। निम्न में से झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है उन ऑप्शंस में से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। निम्न में से झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? तो सभी को पता होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन। कौन सा? नेतरहाट। निम्न में से नेतरहाट जो है झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो क्या होता सही आंसर? पारसनाथ। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ। निम्न में से झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट जिसे कई सारे नामों से जाना जाता है। झारखंड की मलिका नेतरहाट, पहाड़ों की रानी नेतरहाट, छोटानागपुर की रानी नेतरहाट। ठीक है, कहां पे है नेतरहाट? लातेहार जिले में है। कहां पे है? तो लातेहार जिले में है नेतरहाट। क्लियर है? एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, और सभी क्वेश्चन क्लास से आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन क्लास में आप लोगों को बताया गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो क्लास से बाहर आया हुआ हो। आइए आगे बढ़ते हैं। डाल्टनगंज के नजदीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? अब जब झारखंड का इकोनॉमी हम लोग पढ़े थे
तो झारखंड के इकोनॉमी में मिनरल्स के चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था कि अगर बात करेंगे डाल्टनगंज की, डाल्टनगंज किसे कहते हैं? मेदिनीनगर, जो कि पलामू में है, ठीक है। तो पलामू में कौन सा आयरन और लौह अयस्क पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर? तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? एक आयरन ओर है, लौह अयस्क है। आपको बताया गया है कि पलामू के क्षेत्र में मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो पलामू में ही है डाल्टनगंज, जिसे आज मेदिनीनगर के नाम से जानते हैं। तो डाल्टनगंज के नजदीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? तो सही आंसर होगा मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट की बात करेंगे, कुछ इस प्रकार का होता है मैग्नेटाइट। कहां पे मिलता है? तो पलामू वाले क्षेत्र में। पलामू की बात करेंगे, यह है पलामू मैप में। तो डिटेल में आप लोगों को बताया गया है। इकोनॉमी का क्लास अगर आप लोग किए होंगे तो आपको पता होगा, इकोनॉमी की क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि पलामू में आयरन और कौन सा मैग्नेटाइट मिलता है। ठीक है, अब पूछा गया है कि झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में क्या शामिल है? ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण। ऑप्शन बी दिया हुआ है बंजर भूमि, या फिर कम उर्वरक भूमि, या फिर गैर संचित भूमि पर परियोजना। एससी एवं एसटी समूह की भूमि और संचित भूमि का उपयोग नहीं होना, या फिर उपयुक्त सभी। तो झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 में क्या शामिल है? ये सभी शामिल है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड पुनर्वास और पुनर्विस्थापन नीति 2008 के अनुसार सभी परियोजनाओं से संबंधित निगरानी समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार सभी परियोजनाओं से संबंधित निगरानी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? क्या होगा सही आंसर? अध्यक्षता करेगा विकास आयुक्त। जो विकास आयुक्त होते हैं वो जो है वो अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, उनकी देखरेख में ये काम होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल एक व्यक्ति और उसके कौन कौन है? एक परिवार में वो व्यक्ति और कौन कौन शामिल होंगे? ठीक है, ऑप्शन ए उसका जीवन साथी, ऑप्शन बी उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा सही आंसर? झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल कौन कौन है? एक व्यक्ति और उसके कौन कौन शामिल होंगे। तो क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक परिवार में एक व्यक्ति और उसका जीवन साथी भी शामिल होगा, उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां भी शामिल होंगी परिवार में, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें भी शामिल होंगी, क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं है तो वो एक ही परिवार का हिस्सा है। एक व्यक्ति है राम, तो राम का बेटा और राम की बेटी दोनों उसके परिवार का हिस्सा होंगे। राम का भाई और राम का बहन वो भी उसके परिवार का हिस्सा होंगे, तब तक जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास के प्रस्ताव वाले सभी मामले पर लागू होती है, जो कि है बंद इकाइयां और बीमार इकाइयां ऑप्शन ए, कमजोर इकाइयां ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी नई स्थापित इकाइयां। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कौन सा शामिल है? तो बंद और बीमार इकाइयां शामिल है, और जो कमजोर इकाइयां हैं वो भी शामिल हैं। अब बंद और बीमार इकाइयों का मतलब है वैसे यूनिट्स, वैसी कंपनी जो या तो बंद हो गई है, या तो लॉस में चल रही है, या तो बहुत कमजोर है, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है, उनकी बात की जा रही है। वैसे इंडस्ट्री, वैसी कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, आगे पूछा गया था आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021-2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव किस जिले से किया गया था? तो देखिए, एक योजना के बारे में सबसे पहले जानिए। इस योजना का नाम है झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 और इस योजना के तहत 2020 तक 25,000 बुनकरों को रोजगार सृजित करने के लिए एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्थापित करने का प्रस्ताव किस जिले से किया गया था? तो क्या होगा सही आंसर? आप लोगों ने क्या आंसर दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। कहां पे स्थापित किया गया था? तो रांची में। यह प्रस्ताव को स्थापित करने का जो फैसला है या फिर प्रस्ताव को किस जिले में स्थापित किया गया था? रांची से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट 2023-24 का 22-23 का अनुमानित राज्य का जीएसडीपी कितना है? अब देखिए, झारखंड बजट से भी क्वेश्चन पूछा गया है और झारखंड बजट जो है पिछला वाला 2022-23 के बारे में पूछा रहा है, 23-24 के बारे में नहीं। जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये जो पूछा गया है ये कांस्टेंट पूछा गया है। कहां से कांस्टेंट पूछा गया है? 2011-12 से। 2011-12 का जो बजट है वहां से कांस्टेंट पूछा गया है कि 2022-23 में झारखंड के अनुमानित जीएसडीपी कितना है। तो आपको बताया गया था इसके बारे में। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा 4,01,997 करोड़, ऑप्शन ए। और कांस्टेंट कहां से पूछा गया है? 2011-12 से पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 4,01,997 करोड़। याद रखें, ठीक है। चलिए, गोमिया में स्थित, गोमिया कहां पे है? बोकारो जिले में पड़ता है गोमिया। गोमिया में स्थित क्या स्थित है? भारतीय विस्फोटक लिमिटेड। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गोमिया में स्थित है भारतीय विस्फोटक लिमिटेड और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, 1956 में। ऑप्शन बी, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड। ठीक है, ये देखिए, अच्छा जीएसडीपी दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखिए भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कहां पे है? गोमिया में है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड स्थित है? बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड कहां पे है? झारखंड में कहां पे है? अगर बात करेंगे बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड की तो ये आपको दुर्गापुर में देखने को मिलेगा, ये आपको आसनसोल में देखने को मिलेगा। लेकिन आसनसोल और दुर्गापुर झारखंड का हिस्सा तो है नहीं, तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो झारखंड में कहां पे है बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड? कहां पे है? पतरातू में है। कहां पे है? पतरातू में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड है? पतरातू में। तो देखिए, बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड कहां पे है? आसनसोल में है, दुर्गापुर में है, और झारखंड में कहां पे है? तो पतरातू में है। ठीक है, बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां स्थित है? कराया गया है झारखंड इकोनॉमी में कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां पे है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए कर्णपुरा, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी झरिया। अब देखिए, यहां पे एक मिस्टेक किया गया है। क्या मिस्टेक किया गया है? सही आंसर की सबसे पहले बात करते हैं तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी झरिया। ठीक है, लेकिन झरिया कहां पे है? तो झरिया धनबाद में ही ना है। झरिया है कहां पे? धनबाद में है। तो ऑप्शन सी और डी दोनों एक ही दे दिया गया है, धनबाद और झरिया। झरिया एक जगह है,
कौन से जिले में है, तो धनबाद में है। ठीक है, तो अगर सही आंसर की बात करें कि सर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए झरिया, लेकिन धनबाद भी दिया गया है, झरिया कहां पे है, धनबाद में ही है। अब पता नहीं जेपीएससी के द्वारा कैसे ऑप्शन को दिया गया है, झरिया कौन से जिले में है, तो धनबाद में ही ना है, झरिया पश्चिम बंगाल में थोड़ी है, धनबाद में है। तो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया। ठीक है, याद रखें, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आप देख रहे हैं झरिया। हालांकि हो सकता है कि जेपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए, इस क्वेश्चन का पूरा पूरा आप लोगों को नॉर्मलाइज करके नंबर दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है धनबाद, ऑप्शन डी दिया हुआ है झरिया। अब सही आंसर क्या होगा सोचिए। ठीक है, तो फिर भी अगर सही आंसर की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा कि झरिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य किस स्थान पर भारत का प्रथम अल्यूमिनिया रिफाइनरी अवस्थित है, अल्यूमिना। तो झारखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमिना रिफाइनरी अवस्थित है, झारखंड का प्रथम एल्युमिनियम रिफाइनरी, याद रखें एल्यूमिना कहां पे है, एल्यूमिना सभी को पता है मूरी में है, एकदम सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का प्रथम एल्यूमिना रिफाइनरी मूरी में है। मूरी कौन से जिले में है, तो रांची में है। अगर जिले की बात करें मूरी किस जिले में पड़ता है, तो रांची जिले में। कहां पे है, तो मूरी में है, याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, सुंदर कोचा स्वर्ण खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है, सुंदर कोचा स्वर्ण खदान, सुंदर कोचा गोल्ड माइन कहां पे है, सुंदर कोचा गोल्ड माइन कहां पे है, क्या होगा आंसर, सही आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन ए। अब देखिए सिंहभूम में पूर्वी सिंहभूम भी दिया गया है, पश्चिमी सिंहभूम भी दिया गया है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि सुंदर कोचा गोल्ड माइन कहां पे है, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ये देखिए सुंदर कोचा गोल्ड माइन, यहां से क्या होता है, सोना निकलता है। जिस तरीके से कोल माइन होता है, कोल माइन से कोयला निकाला जाता है, उस तरीके से गोल्ड माइन से सोना निकाला जाता है, गोल्ड निकाला जाता है। सुंदर कोचा गोल्ड माइन कहां पे है, पूर्वी सिंहभूम जिले में, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना को शुरू किया गया था, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा क्या, तो इस योजना के तहत साल में 2 बार राशन कार्ड धारियों को 10 रुपए में धोती और साड़ी जो है वो दी जाती है। ठीक है, याद रखिए क्या होता है, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत राशन कार्ड धारियों को साल में 2 बार धोती और साड़ी 10 रुपए में दी जाती है। 10 रुपए में एक धोती और 10 रुपए में एक साड़ी। जो लोग धोती लेना नहीं चाहते हैं उनको लुंगी दिया जाता है। तो इसका पूरा नाम है सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। ठीक है, आपको या तो एक धोती और एक साड़ी मिलेगा, या तो आपको एक लुंगी और एक साड़ी मिलेगा। ठीक है, 10 रुपए में। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, अक्टूबर 2021 को झारखंड सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था, सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। तो ये आप देख रहे हैं सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, 10 रुपए में एक साड़ी और एक धोती, या फिर एक साड़ी और एक लुंगी दिया जाता है। ठीक है, किन्हें, झारखंड के गरीब परिवार के लोगों को। तो अक्टूबर 2021 में इसे शुरू किया गया था, याद रखें। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था, या फिर इसका उद्घाटन तत्कालीन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। याद होना चाहिए आप लोगों को, बताया जा चुका है। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है, कीवी, केला, आम, सेब, क्या होगा सही आंसर, आप लोगों को बताया गया है। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना आम से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी। किससे जुड़ा हुआ है, आम से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा बागवानी योजना। तो बिरसा मुंडा बागवानी योजना जुड़ा हुआ है आम से, किससे, आम से, क्लियर।
तो इस तरीके के प्रश्न हैं जो जेपीएससी के द्वारा पूछा गया है। हालांकि कुछ प्रश्न इजी पूछा गया है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मॉडरेट है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो टफ हैं थोड़े से। तो जेपीएससी के द्वारा ऐसा नहीं है कि जेपीएससी का एग्जाम है तो टफ क्वेश्चन ही पूछा गया है, इजी क्वेश्चन भी है, मॉडरेट भी है, कुछ हाई लेवल के टफ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को जेपीएससी में देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, जोहार, जोहार मतलब झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हरासनिंग रूरल ग्रोथ, जोहार परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है, यानी जोहार योजना को किस संस्था के द्वारा चलाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर आईएमएफ के द्वारा। क्या होगा सही आंसर? जोहार परियोजना। तो सिंपल सा आंसर है, जोहार परियोजना झारखंड की परियोजना है और ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन बी एकदम आसान क्वेश्चन। अब इसको तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते थे कि जोहार परियोजना, जोहार जो है झारखंड की परियोजना है और इसे जब झारखंड की परियोजना है तो किसके द्वारा इसे चलाया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये पूछा गया है, झारखंड स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाएं, ठीक है, SAGY, PMAGY, CMAGY और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत किया गया है? क्या होगा सही आंसर? अब देखिए SAGY का मतलब है संसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, चीफ मिनिस्टर आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना। ये 4 योजनाएं हैं। कौन कौन? देखिए SAGY का मतलब है संसद आदर्श ग्राम योजना, PMAGY का मतलब है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, CMAGY का मतलब है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना। ये 4 जो है अलग अलग योजना है और ये योजना किस योजना से एकीकृत किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना से, ऑप्शन ए। क्लियर है? क्लियर? ऑप्शन ए क्लियर है? आइए अब देखिए पूछा गया है अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को किया गया है। वैसे लाभार्थियों को इस आवास योजना का लाभ दिया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं है। और कौन सही नहीं है? पूछा गया है सही कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है, कौन सा गलत है? तो गलत है ये वाला ऑप्शन ए, ये गलत है, ये वाला सही है ऑप्शन 2। अबुआ आवास योजना की बात करेंगे, देखिए सही आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, केवल एक जो है वो सही नहीं है। कौन सही नहीं है? केवल एक, केवल एक सही नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अब समझिए कैसे। कहा गया है कि अबुआ आवास योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को किया गया है। नहीं, 15 अगस्त 2023 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी 15 नवंबर 2023 को। अबुआ आवास योजना का उद्घाटन झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 15 अगस्त 2023 को किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी 15 नवंबर 2023 को, तो गलत है। और अबुआ आवास योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाता है जिन्हें किसी भी आवास योजना का लाभ ना मिला हो, तो दूसरा सही होगा। यानी कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही नहीं है, केवल एक, ठीक है, केवल एक सही नहीं है, दूसरा जो है वो सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना का उद्घाटन 15 अगस्त 2023 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा
अबुआ आवास योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को, और इस योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी आवास योजना का लाभ ना मिला हो। ठीक है, याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था ये। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना, प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलित करना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, या फिर किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर आय बढ़ाना। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना। मुख्यमंत्री जन वन योजना में क्या शामिल नहीं है? तो रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना शामिल नहीं है, बाकी तीनों चीजें शामिल है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल शामिल नहीं है, बाकी तीनों चीजें शामिल हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति संघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र है? यानी अति संघन वन कहां पे है? हाई डेंस फॉरेस्ट। झारखंड के किस जिले में हाई डेंस फॉरेस्ट है? अब देखिए, जंगल के बारे में जब आप लोगों को पढ़ाया गया था, फॉरेस्ट के बारे में, तो आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड में सबसे हाई डेंस फॉरेस्ट कहां पे है? सही आंसर होगा लातेहार में। हाई डेंस फॉरेस्ट कहां पे है? लातेहार में। आइए, ये देखिए, आप चार्ट देख सकते हैं, और बात करेंगे लातेहार की, तो ये देखिए लातेहार और अति संघन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहां पे है? तो लातेहार में 480 आपको दिख रहा है। आप जब ये लिस्ट देखेंगे तो आपको कहीं भी 480 देखने को नहीं मिलेगा। वेरी डेंस फॉरेस्ट या फिर हाई डेंस फॉरेस्ट कहां पे है? तो लातेहार में, याद रखेंगे। हाई डेंस फॉरेस्ट कहां पे है? अति संघन क्षेत्र में वन, अति संघन वन, हाई डेंस फॉरेस्ट या फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट कहां पे है? तो लातेहार में है। ठीक है, चलिए आइए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? यानी झारखंड में कितना वन है, ये पूछ जा रहा है। झारखंड के कितने एरिया पर वन है? अगर झारखंड का एरिया की बात करें, झारखंड का एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का ये झारखंड का टोटल एरिया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का टोटल एरिया कितना है, झारखंड का टोटल एरिया है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का, और झारखंड के टोटल एरिया में से 23,721 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे जंगल है। 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में से 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है? जंगल है। क्या है? तो जंगल है, याद रखें। ठीक है, क्लियर? देखिए, ये लिस्ट आप देखेंगे और यहां पे आप देखेंगे, यहां पे दिया हुआ है। तो ये जेपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में कितने एरिया पर जंगल है, वन है, और सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आप देख सकते हैं 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पर झारखंड में जंगल है, यानी वन है। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में पर्यावरण की रक्षा दिया हुआ है, पर्यावरण में सुधार करना दिया हुआ है तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व दिया हुआ है? कौन से आर्टिकल में? यह क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का। हालांकि झारखंड जीके में इंडियन पॉलिटी को भी घुसाया गया है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको पेपर 1 भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 में इंडियन पॉलिटी है, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 48A में।
किसमें? आर्टिकल 48A में। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स का हो, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज का हो, या फिर डीपीएसपी हो। तो आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में तब आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 48A में ये दिया हुआ है कि आप पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, वन्य जीवों की रक्षा कर सकते हैं, जंगल की रक्षा करना है आपको, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 48A में। आइए आगे बढ़ते हैं। बेतला नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था कि बेतला नेशनल पार्क किस एरिया में फैला हुआ है। कि आप पूछा गया था कि बेतला नेशनल पार्क जो कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि बेतला नेशनल पार्क फेमस किस लिए है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो सभी को पता होना चाहिए बाघ के लिए फेमस है बेतला नेशनल पार्क, और कितने एरिया पे फैला हुआ है? 226 किलोमीटर स्क्वायर पर, ठीक है। झारखंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि है बेतला नेशनल पार्क। ये आप लोग देख रहे हैं बेतला नेशनल पार्क, और 226 किलोमीटर स्क्वायर पर ये फैला हुआ है। किस लिए ये फेमस है? तो बाघ के लिए फेमस है, एशियाटिक लायंस के लिए ये फेमस है, सॉरी एशियाटिक टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है, एशियन टाइगर्स के लिए, ठीक है, बाघों के लिए फेमस है। कौन? बेतला नेशनल पार्क। कहां पे है? लातेहार जिले में है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था आप लोगों से कि गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण कौन सा है। झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण कौन सा है। रीजन पूछा गया है कि झारखंड में गिद्धों की संख्या तेजी से क्यों कम हो रही है। क्या होगा सही आंसर? अब 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पशुओं में दबावों का अनियंत्रित उपयोग, शिकारियों द्वारा गिद्धों का अंधाधुंध शिकार, गिद्धों के प्राकृतिक वास में ध्वनि प्रदूषण, या फिर गिद्धों के प्राकृतिक वास में जल प्रदूषण। तो क्या होगा? पशुओं में दबावों का अनियंत्रित उपयोग, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में गिद्धों की संख्या में कमी आने का प्रमुख कारण है दबावों का अनियंत्रित प्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल हो गई है, क्यों? दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच, गिरिडीह कहां पे है? झारखंड में। दुर्गापुर कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। दामोदर नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों जगह पे बहती है। आपको पता होना चाहिए दामोदर जो कि झारखंड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, झारखंड का सबसे लार्जेस्ट रिवर। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर दामोदर नदी की टोटल लेंथ है, जिसमें से झारखंड में दामोदर नदी की लेंथ कितनी है? 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर झारखंड में दामोदर नदी का लेंथ है, और 302 किलोमीटर, तो 302 किलोमीटर झारखंड नदी की दामोदर नदी की लेंथ है पश्चिम बंगाल में। तो दामोदर नदी की टोटल लंबाई 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर। 2 राज्यों में ये बहती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 302 किलोमीटर। इसी के साथ में दामोदर जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है, या फिर झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। कौन? दामोदर, ठीक है। तो गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच में जैविक मरुस्थल क्यों हो गई है? क्योंकि इस क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है। गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच दामोदर नदी में जीवों का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं है, ऑप्शन बी। तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए, निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक बायो टॉयलेट का उद्घाटन 2018 में हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरोबिक बायो टॉयलेट। अब देखिए यहां पे पूछा गया था किस शहर में, हो सकता है कि आपसे यह भी पूछ दिया जाए कि एरोबिक बायो टॉयलेट का उद्घाटन कब हुआ था झारखंड में, या फिर झारखंड में किस वर्ष एरोबिक बायो टॉयलेट का उद्घाटन किया गया था।
2018 में। कहां पे हुआ था? रांची में। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जाए याद रखिए, एरोबिक बायो टॉयलेट कहां पे? रांची में। और कब? 2018 में। तो अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष एरोबिक बायो टॉयलेट का उद्घाटन झारखंड में हुआ था? 2018 में। कहां पे हुआ था? तो रांची में हुआ था। एरोबिक बायो टॉयलेट की बात करें, सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। ठीक है, और एरोबिक बायो टॉयलेट तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, एरोबिक बायो टॉयलेट और रांची में सबसे पहले इसे शुरू किया गया था 2018 में। ठीक है, चलिए आइए, निम्न में से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? निम्न में से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अंधाधुंध शहरीकरण भी जैव विविधता को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अनियोजित और अनियंत्रित औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। और बढ़ती जनसंख्या और घटते वन, इससे भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। तो ऑप्शन डी 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखें। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? संरक्षित वन का मतलब क्या होता है? वन कानून के तहत संरक्षित वन का मतलब होता है कि उस वन में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। संरक्षित वन का मतलब है उस वन में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। ऑप्शन ए, संरक्षित वन का मतलब है कि सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी एक्टिविटी पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है। ठीक है, सभी एक्टिविटी पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है। कहां पे? तो संरक्षित वन में सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। ऑप्शन ए 38, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव, वर्षा की कमी, जल में नमक की अधिकता, जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी, जलीय चक्र का बाधित होना। तो जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव क्या है? क्या होगा सही आंसर? जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जब जल में ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो जल के जो जीव हैं, जलीय जीव, उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि वो अंदर सांस नहीं ले पाएंगे। अगर बात करें मछलियों की, मछलियां अंदर सांस नहीं ले पाएंगी। तो जब भी जल में ऑक्सीजन की कमी होगी, जल प्रदूषित होगा। तो जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है पानी में, जल में ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, तो ये आप मछलियां देख रहे हैं, मछलियां तो तभी सांस ले पा रही है, तभी जिंदा है जब जल में ऑक्सीजन है। अगर जल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो मछलियां सांस नहीं ले पाएंगी। तो अगर बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा 39 नंबर का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कौन लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत अगर कोई लाभुक अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है तो सरकार के द्वारा उसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितना? तो उसके द्वारा जो अमाउंट खर्चा किया गया है उसका 75%। ऑप्शन सी, जो अमाउंट, यानी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने एरिया पर, अपने निजी जमीन पर 100 रुपये का वृक्षारोपण किया गया, 100 रुपया खर्चा किया गया, तो 75 रुपया उसको सरकार के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, तो सरकार उसे 75% राशि जो है वो दे देती है प्रोत्साहन राशि के रूप में। याद रखिए, इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत राशि का 75%। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 41, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में
तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है। आप लोगों को बताया गया इसके बारे में, डिटेल में बताया जा चुका है। ऑप्शन डी क्या होगा सही आंसर? झारखंड स्पेस एंड एप्लीकेशन सेंटर। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड स्पेस एंड एप्लीकेशन सेंटर। बाढ़ आपदा के बारे में कौन सूचना देती है? तो झारखंड स्पेस एंड एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, बाढ़ आपदा के बारे में सूचना देती है। याद रखिए, झारखंड स्पेस एंड एप्लीकेशन सेंटर। क्लियर? अब बात करेंगे झारखंड स्पेस एंड एप्लीकेशन सेंटर की। तो इसकी स्थापना 2003 में किया गया था। कब? 2003 में। आप यहां पे देखें, अगर आपसे पूछा जाए झारखंड स्पेस एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कब की गई थी, तो 2003 में। ठीक है, याद रखें। हो सकता है कि नेक्स्ट किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछ दिया जाए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है या फिर उद्देश्य नहीं है? आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है, क्या होगा? मानव जीवन की सुरक्षा तथा दबाव। यह भी आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य। जब भी कोई आपदा आती है तो मानव जीवन की सुरक्षा करना, यह एक उद्देश्य होता है। अपग्रस्त लोगों को राहत एवं स्थायी आवास देना। जिन लोगों पर जो है आपदा आई है उन लोगों को राहत देना, उनको किसी स्थान पर आवास देना, यह भी काम होता है। आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापन व रखरखाव। जो भी आधारभूत संरचना है वो टूट फूट गया है तो उनका पुनर्स्थापन करना, उनका रख रखाव करना, यह भी एक काम है। सुभेदता आकलन ये नहीं है। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुभेदता आकलन जो है आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन जो है इसका उद्देश्य है और ऑप्शन ए जो है इसका उद्देश्य नहीं है। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा गया है? भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को किस भूकंप जोन में रखा गया है? तो अगर भूकंप जोन की बात करेंगे, जोन 2 और जोन 3 में झारखंड को रखा गया है। अब जोन 2 और जोन 3 कहां पे? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। झारखंड को किस जोन में रखा गया है भूकंप में? तो झारखंड को जोन 2 में और जोन 3 में रखा गया है। ठीक है, याद रखिए, अगर बात करें झारखंड में भूकंप की तो झारखंड को जोन 2 और जोन 3 में रखा गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्या है आगे? निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को प्रभावित किया था? यानी मई 2021 में झारखंड में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए फनी, ऑप्शन बी बुलबुल, ऑप्शन सी यास या फिर ऑप्शन डी हुदहुद। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यास। मई 2021 में झारखंड में आया था क्या? यास। यास एक चक्रवात था जो कि पूर्वी राज्यों में देखने को मिले था, उड़ीसा में देखने को मिले था, उसके बाद पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल के साथ साथ यास का कुछ असर जो है वो झारखंड में भी देखने को मिला था। ठीक है, यास चक्रवात है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे सूखाग्रस्त जिला है? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला पलामू, बताया गया था आपको। ठीक है, क्लास में आप लोगों को बताया गया है। ऑप्शन डी, झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला पलामू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड में धुबिया किसे कहा जाता है? धुबिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धुबिया? धुबिया का मतलब क्या है? धुबिया का मतलब है नृत्य। धुबिया एक नृत्य है। ठीक है, धुबिया किसे कहा जाता है? नृत्य को। एक नृत्य है धुबिया नृत्य, याद रखें। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से होता है धुबिया नृत्य। ये झारखंड की एक लोक नृत्य है धुबिया। तो धुबिया का मतलब क्या है? नृत्य, ठीक है, डांस। आइए, झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? सबको पता होना चाहिए बिरसा आंदोलन कौन सा? खूंटी। बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? खूंटी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन ए खूंटी। ये है मैप में खूंटी। और बिरसा आंदोलन की बात करेंगे, बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? खूंटी जिला। यानी ऑप्शन 47, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड का पहला हाइड्रो पावर प्लांट या फिर झारखंड का पहला पावर प्लांट तिलैया पावर प्लांट, ठीक है। झारखंड का पहला पावर प्लांट तिलैया पावर प्लांट कहां पे है? कोडरमा जिले में। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? कोडरमा जिले में, ठीक है। कौन सी नदी पर है? तो यह नदी है बराकर नदी, याद रखिए। ऑप्शन डी, तिलैया जल विद्युत परियोजना कहां पे है? तो कोडरमा जिले में है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। क्लियर? आइए, ये देखिए तिलैया डैम, ठीक है, और इसी तिलैया डैम में है तिलैया जल विद्युत परियोजना। तिलैया डैम कहां पे है? कोडरमा में है। आइए, क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड में बहने वाली नदियां और उसके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा गलत है? स्वर्णरेखा, टिकरा टोली, बराकर नदी, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी कोयल नदी छोटानागपुर, शंख नदी त्रिकुट, क्या होगा? तो हां जी, शंख नदी त्रिकुट पर्वत से निकलती है, दक्षिणी कोयल नदी छोटानागपुर से, बराकर नदी उत्तरी छोटानागपुर से, लेकिन स्वर्णरेखा नदी टिकरा टोली से नहीं निकलती है। यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं। जतरा ताना भगत किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत हुई थी? जतरा ताना भगत किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत हुई थी? एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी को सही आंसर पता होना चाहिए। 1940 1914 में, 1914 में, ठीक है। जतरा ताना भगत आंदोलन कब? 1914 1914 में। डॉक्टर जानूम सिंह सोई किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किए गए? देखिए, आप लोगों को क्लास में बताया गया था करंट अफेयर्स की क्लास में कि 2023 में डॉक्टर जानूम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये झारखंड के चाईबासा के रहने वाले हैं और शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें जो है वो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। डॉक्टर जानूम सिंह सोई। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन सी, ठीक है। डॉक्टर जानूम सिंह सोई, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, चाईबासा के ये रहने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में संचालित, क्या संचालित? झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया है करंट अफेयर्स की क्लास में, आप लोगों को डिटेल में बताया गया है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है। इसके तहत झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के गरीब छात्रों को निःशुल्क जो है वो कोचिंग सेवा दिया जाता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छात्रों को निःशुल्क कोचिंग से, ठीक है। किससे संबंध है? तो छात्रों को निःशुल्क कोचिंग से। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत क्या होता है? तो झारखंड के गरीब छात्रों को निःशुल्क जो है वो कोचिंग दिया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। यानी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए आगे बात करते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, नागवंशियों ने परहा पंचायत को एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्वीकार किया। परहा के पारंपरिक प्रमुख मानकी का पदनाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया। नागवंशियों ने परहा का नाम बदलकर पट्टी किया। भुईहरी परहा में पंचायत एक स्थायी संस्था है। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा परहा के पारंपरिक मानकी का नाम बदलकर ठाकुर नहीं किया गया है। ऑप्शन बी
बिल्कुल गलत है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी का जो कथन है वो सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। ठीक है, आगे दिया हुआ है करटाहा का संबंध निम्न में से किससे है, ये पूछा जा रहा है। तो करटाहा का संबंध किससे है? करटाहा का संबंध ढोकलो सोहोर से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ढोकलो सोहोर। ठीक है, करटाहा का संबंध ढोकलो सोहोर से। अगला क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्न में से किस भूमिका में रहते हैं? अगर बात करें मुंडा शासन व्यवस्था की तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि मुंडा शासन व्यवस्था में महतो जो है किस भूमिका में रहते हैं? तो सही आंसर होगा महतो का काम होता है ग्रामीणों तक, जो भी ग्रामवासी हैं उन तक जो भी जरूरी सूचना होती है उसको पहुंचाने का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीणों तक जरूरी सूचना पहुंचाने का। तो मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का काम होता है ग्रामीणों तक सूचना पहुंचाने का। ठीक है, यानी 55 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और पूछा जा रहा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान जो है वो कौन होता है? क्या होगा सही आंसर? मांझी परगना शासन व्यवस्था में परानिक, कौन? परानिक जो है वो उप प्रधान होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परानिक उप प्रधान होता है 56 का, ऑप्शन ए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। उरांव शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो उरांव शासन व्यवस्था में महतो गांव का जो है प्रधान होता है, यानी बी, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन बी गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो, किसमें? उरांव शासन व्यवस्था में। आगे आगे पूछा गया है 58 में कि मुंडा मानकी व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो मानकी का जो पद है वो अनुवांशिक होता है, यदि मानकी बर्खास्त हो जाए तो उसका उत्तराधिकारी को उसका हक नहीं मिलता। मुंडा को ग्राम प्रधान जबकि मानकी को पीड़ का प्रधान माना जाता है। वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंश नहीं मिलता। कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत है ऑप्शन बी वाला। अगर मानकी बर्खास्त हो जाए तो उत्तराधिकारी को हक मिलता है, लेकिन यहां पे दिया हुआ है नहीं मिलता, यानी सही नहीं है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है वो सही नहीं है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है, 58 ऑप्शन बी। नाया किस जनजाति के पंचायत का मुखिया होता है? ठीक है, नाया जो है वो किस जनजाति के पंचायत के मुखिया का नाम है? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर की बात करेंगे बिरहोर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बिरहोर। नाया किस जनजाति के पंचायत के मुखिया का नाम है? तो बिरहोर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पहाड़िया जनजाति व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 60, गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो गांव के प्रमुख को कहा जाता है मांझी। पहाड़िया शासन व्यवस्था के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है कि नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राजा, किस नागवंशी राजा ने राजधानी जो है वो सुतियांबे से चुटिया ले जाने का काम किया? ठीक है, नागवंशावली के अनुसार किस नागवंशी राजा ने जो राजधानी है वो सुतियांबे से चुटिया ट्रांसफर किया? क्या होगा? आपको नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाया गया है और उसमें बताया गया है कि नागवंशी राजा प्रताप रॉय के द्वारा जो राजधानी है वो सुतियांबे से चुटिया परिवर्तित की गई। ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नृपति प्रताप रॉय। ठीक है, प्रताप रॉय के द्वारा क्या किया गया? तो जो राजधानी है वो सुतियांबे से चुटिया ट्रांसफर किया गया। ठीक है,
1855-56 के हूल का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया था? क्या होगा? 1855-56 के हूल का नेतृत्व, हूल विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा हूल विद्रोह, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो हूल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया था, यह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 62। सही आंसर लुभिया मांझी और बेरू मांझी, यानी ऑप्शन डी। 1855-56 के संथाल विद्रोह की बात करें या फिर हूल विद्रोह की बात करें, इसमें हजारीबाग में लुबिया मांझी और बेरू मांझी ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? किसके? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जूलियस लकड़ा, बोनीफस लकड़ा, पाल दयाल, साइमन हीरो। क्या होगा? तो सभी को पता होना चाहिए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष थे बोनीफस लकड़ा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस जेपीएससी में पूछा गया है, जेपीएससी की पीटी में। तो जेपीएससी के पीटी में कुछ आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे, और थोड़े बहुत जो है वो क्वेश्चन टफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपको इजी मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रामजीत हांसदा, बुद्धराय किस्कू और चंद्राय टुडू निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और अगर आप लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसका सही आंसर वैसे तो लगता है कि ऑप्शन डी पहाड़िया विद्रोह होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसको स्किप करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए, लेकिन इसको अभी स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन का निर्णय जो है वो कब हुआ था? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासीय परिषद, पेन गिर गया, चलिए, झारखंड क्षेत्र स्वशासीय परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ था? तो सितंबर 1994 में। कब? सितंबर 1994, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के नायक गोपबंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? गोपबंधु दास, इनका नाम आप लोग सुने होंगे। तो गोपबंधु दास का जो संबंध है वो झारखंड के सरायकेला खरसावां से। कहां से? सरायकेला खरसावां से। ऑप्शन बी, गोपबंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? सरायकेला खरसावां से। असहयोग आंदोलन के नायक है गोपबंधु दास, तो ये आप देख रहे हैं गोपबंधु दास। और अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर ऑप्शन बी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। और छोटानागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का स्थापना किस वर्ष हुआ? यह भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो या तो 1989 होना चाहिए या तो 1982। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी, दोनों में से सही आंसर एक होगा। 1989 होना चाहिए या तो 1982। थोड़ा सा आप लोग क्लियर करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, या तो 1989 या तो 1982, दोनों में से एक जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उरांव जनजाति के बच्चों के विवाह के समय मां के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक वर्जनीय होता है? 3 पीढ़ी तक। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि 3 पीढ़ी तक जो है वो वर्जनीय होता है। ठीक है, किसमें? उरांव जनजाति में। क्लियर? चलिए, यानी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। मुंडा महिलाओं का प्रचलित प्रधान क्या है? क्वेश्चन नंबर 69। मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या है? क्वेश्चन नंबर 69। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 69 क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा परिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन बी परिया। ठीक है, आइए जल्दी आगे बढ़ते हैं। झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? अब देखिए, झारखंड के राज्यपालों के बारे में भी आपको डिटेल में बताया गया है। आप लोग बोलेंगे सर झारखंड के पहले राज्यपाल के बारे में पूछा जाएगा, प्रभात कुमार, आप लोग याद करके जाएंगे।
सर झारखंड के दूसरे राज्यपाल के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन जेपीएससी के द्वारा पूछा गया झारखंड के तीसरे राज्यपाल के बारे में। अब बोलिए, तो झारखंड के सभी राज्यपाल के बारे में आपको जानना होगा। अगर इसके आंसर की बात करेंगे, एम रामा जोइस, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एम रामा जोइस झारखंड के तीसरे राज्यपाल। आइए देखिए, प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल, वीसी पांडे झारखंड के दूसरे राज्यपाल और एम रामा जोइस झारखंड के तीसरे राज्यपाल। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड के तीसरे राज्यपाल के बारे में अगर बात करें, एम रामा जोइस, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा किस पर खर्च किया? 13.54% खर्च किया है। 2022-23 में झारखंड सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया है शिक्षा पर, एजुकेशन पर। पूरे बजट का 13.5% केवल शिक्षा पर खर्चा हुआ है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 71। 2022-23 के बजट में सबसे ज्यादा पैसा जो है खर्चा हुआ है शिक्षा पर, कितना? तो कुल बजट का 13.54%, ठीक है। चलिए, अच्छा झारखंड सरकार का बजट कितना था 2022-23 में? कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कट्टा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान किस संस्करण से जुड़ा हुआ है? देखिए, कट्टा ब्राह्मण को भोजन करा जाता है और गौदान की जाती है। तो भोजन और गौदान किसमें कराते हैं हम लोग? आप सभी को पता होना चाहिए, मृत्यु में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मृत्यु में, ठीक है। कट्टा भोजन, कट्टा ब्राह्मण का भोजन और गौदान मृत्यु से जुड़ा हुआ है। आइए आगे दिया है, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा रोज करकेट्टा। क्या होगा? रोज करकेट्टा। देखिए, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना रोज करकेट्टा। ये देखिए, यही पुस्तक है, खड़िया लोक कथा का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। कौन, किसके द्वारा? रोज करकेट्टा के द्वारा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय आयोजित किया जाता है? निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय आयोजित किया जाता है? कौन सा नृत्य सरहुल में आयोजित होता है? तो जत्रा नृत्य। कौन सा नृत्य? जत्रा नृत्य। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन बी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोक संगीत है, कौन सा? सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोक संगीत डोमकच। ऑप्शन नंबर 75, सॉरी क्वेश्चन 75, ऑप्शन बी डोमकच, ठीक है। विवाह के अवसर पर यह गाया जाता है। बेतला नेशनल पार्क किसके लिए संरक्षित है? अभी बताया गया थोड़ी देर पहले ही कि बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। ये किस लिए फेमस है? बाघों के लिए फेमस है। किस लिए संरक्षित है? बाघों के लिए। ऑप्शन बी, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क। ये रहा बेतला नेशनल पार्क। क्लियर? आइए, झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? संथाल जनजाति की, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर, संथाल जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी। आइए, नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 78, नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? सही आंसर क्या होगा? रघुनाथ नृपति। ऑप्शन डी, रघुनाथ नृपति नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि थे। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। 1886 में भीमराव सोलंकी ने शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया था, कौन सा? कौन सा शीर्षक का? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा इसका हो काजी, हो काजी,
ठीक है, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन बी। नागपुर में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली, नागपुर में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन थे? नागवंशावली के लेखक कौन थे? किसके द्वारा लिखा गया है नागवंशावली? बेनीराम मेहता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन सी, ठीक है। आइए, 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी? 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी? अच्छा, 17वीं शताब्दी का मतलब पता है आपको? 17वीं शताब्दी का मतलब है 1600 से लेकर 1699 तक, यह है 17वीं शताब्दी। 1600 से लेकर 1699 तक 17वीं शताब्दी, ठीक है। तो क्या होगा सही आंसर? कुरमाली भाषा की एक, कुरमाली भाषा की सुंदर कृति थी। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए। पंडित रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 82, भाग्य चक्र। क्या होगा सही आंसर? भाग्य चक्र। पंडित रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता का नाम था भाग्य चक्र। तो ये देखिए, भाग्य चक्र, ठीक है। यानी बात करेंगे आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर ऑप्शन बी, भाग्य चक्र। आइए, प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग को किस नाम से जाना जाता था? सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग में है, और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे सेंट कोलंबा कॉलेज जो कि अभी हजारीबाग में है, उसे पहले डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। यह है सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग में जो है, और इसे पहले डबलिन मिशन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए आइए, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के संबंध में निम्न पर विचार करें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय के संबंध में निम्न पर विचार करें। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुआ था। हाँ जी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 15 नवंबर 1954 को ही हुआ था। पहला बैच जो है वो 60 छात्रों के साथ शुरू हुआ था। हाँ, नेतरहाट आवासीय विद्यालय का जो पहला बैच है वो 60 छात्रों के साथ ही शुरू हुआ था। पहले प्राचार्य का नाम चार्ल्स नेपियर था। हाँ जी, पहले प्रिंसिपल का नाम चार्ल्स नेपियर था। झारखंड के गुमला जिले में स्थित नहीं, ये तो झारखंड के लातेहार जिले में है। यानी 1, 2 और 3 सही है, यानी 1, 2, 3 कहां पे है? ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सही है, ठीक है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहां पे है? लातेहार में है, ना कि गुमला में है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। 15 नवंबर 1954 को शुरू हुआ था, 60 छात्रों के साथ पहला बैच शुरू हुआ था। पहले प्रिंसिपल का नाम जो है चार्ल्स नेपियर था, लेकिन गुमला में नहीं, यह है लातेहार जिले में। तो यह है नेतरहाट आवासीय विद्यालय और ये लातेहार में है, ठीक है। आइए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस तिथि को किया गया था? आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसे आज आईआईटी आईएसएम के नाम से जाना जाता है। झारखंड में केवल एक ही कॉलेज है जो कि आईआईटी कॉलेज है। कौन सा? आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम की स्थापना हुई थी एज ए आईएसएम के रूप में, यानी आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1926 को। कई बार बताया गया है आप लोगों को, ऐसा कोई नहीं है जो बोले कि नहीं बताया गया है, कई बार बताया गया है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1926 को। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया। ऑप्शन बी 1926, ठीक है, ये है। यानी क्वेश्चन 85 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 9 दिसंबर 1926। और देखिए, ये है आईआईटी आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है। झारखंड में एक ही आईआईटी आईएसएम है, यानी एक ही आईआईटी कॉलेज है जो कि धनबाद जिले में स्थित है। आइए, झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहां पे है? बोकारो में है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। यह है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम,
और ये बोकारो में है। कहां पे है? बोकारो में। चलिए, झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित है? नीरज कुमार मिश्रा, क्वेश्चन नंबर 87, और ये चेस से संबंधित है, चेस से। शतरंज खिलाड़ी है नीरज कुमार मिश्रा, यानी क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ए नीरज कुमार मिश्रा, और ये संबंधित है चेस से। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 के ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था? सभी को पता होगा, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने। उस समय जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड मेडल। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? गोल्ड मेडल। भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में 1928 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो ये आप जयपाल सिंह मुंडा को देख सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को पता होगा। चलिए, भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 में महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती? अब हमारे झारखंड में ही ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, रांची में हुआ, जिसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया गया करंट अफेयर्स के क्लास में कि महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन रांची में झारखंड सरकार के द्वारा फ्री एंट्री रखा गया है, और इसमें भारतीय टीम ने इस खिताब को जीता है। भारतीय टीम इस चैंपियनशिप में विजेता बनी है, और किसे? जापान को हराकर भारतीय टीम विजेता बनी है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आप भारतीय टीम को देख सकते हैं। यानी अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? दीपक मंडल, क्वेश्चन नंबर 90, दीपक मंडल संबंधित है फुटबॉल से, ऑप्शन सी, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 90, क्वेश्चन नंबर 90, ऑप्शन सी, दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ये है दीपक कुमार मंडल, और ये फुटबॉल से संबंधित है। यानी क्वेश्चन अगर बात करें 90 की, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन 91 पूछा गया है, किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत आने वाली सभी मुद्दों, अपीलों एवं आवेदन पर लागू होता है? सीएनटी एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। सीएनटी एक्ट, छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटनागपुर क्षेत्र में ये लगता है। सीएनटी एक्ट को कब लगाया गया? 1908 में। एसपीटी एक्ट कब लगाया गया? 1949 में, 1949 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लागू होंगे, पर सीएनटी एक्ट 1908 से असंगत ना हो। ठीक है, सभी लागू होगा, लेकिन सीएनटी एक्ट 1908 से मिलता जुलता ही हो, उससे अलग नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 139 अथवा 139(2) के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध कहां अपील किया जा सकता है? अगर उपायुक्त के द्वारा कोई आदेश दे दिया गया है, तो उस आदेश को आप कहां पे चुनौती दे सकते हैं? तो उस आदेश को आप उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, सीएनटी एक्ट में अगर आर्टिकल 139 और आर्टिकल 139 बी में उपायुक्त के द्वारा कोई आदेश दिया गया है, तो उस आदेश को आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92। 93 की बात करेंगे। सीएनटी एक्ट 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित, और इसके अंतर्गत उपभूधृति आदि से किंतु काश्तकारी नहीं आती है। तो इसका सही आंसर होगा मुंडादारी खूंट कट्टीदार। क्या होगा? मुंडादारी खूंट कट्टीदार, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन ए। और 94 है, क्या सीएनटी एक्ट 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण ही हो रहा हो? तो राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाएगा कि लागू होगा कि नहीं होगा, ये झारखंड सरकार तय करेगी। ठीक है, ऑप्शन सी,
राज्य सरकार तय करेगी कि ये लागू होगा कि नहीं होगा। क्लियर? 94 का ऑप्शन सी। 95 है धारा 17 CNT एक्ट 1908 के धारा 17 के तहत बंदोबस्त तैयार वो व्यक्ति है जिन्होंने डैश वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थिर रैयत भूमि को लगातार धारित किया हो। कितने वर्षों से? सही आंसर होगा 12 वर्षों से। ठीक है, कितने वर्षों से? 12 वर्षों से। यानी क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो CNT था। अब पढ़ेंगे हम लोग SPT के बारे में। अब आएगा SPT के बारे में। देखिए, भू अधिग्रहण एवं पुनर्वास पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत झारखंड सरकार या फिर सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन स्थापित कर सकता है उस प्राधिकरण की रचना डैश से मिलकर बनती है। कितने व्यक्तियों से मिलकर बनती है? एक व्यक्ति से मिलकर बनती है। ठीक है, ऑप्शन ए। और ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि टफ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टफ क्वेश्चंस है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। JPSC बोल के एग्जाम है तो कुछ टफ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भू अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किया हुआ है? तो ये धारा है 41। कौन सी धारा में? धारा 41, धारा 41, आर्टिकल 41 में। यानी क्वेश्चन नंबर 97 का 41, सॉरी ऑप्शन डी 41, आर्टिकल 41। अब आइए SPT के बारे में। संथाल परगना भूधारण अधिनियम, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 के किस धारा में यह कहा गया है कि रैयत को अधिकार है कि वो अपने जमीन पर भवन बना सकता है? तो रैयत को अधिकार है कि वो अपने जमीन पर भवन बना सकता है, ये आर्टिकल 18 में कहा गया। SPT एक्ट के आर्टिकल 18 में, 18 में। ठीक है, SPT एक्ट के आर्टिकल 18 में ये कहा गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 99। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोन से क्या तात्पर्य है? खाली जोन का मतलब क्या है? खाली जोन, खाली जोन का मतलब है पारितिक जोत और जोत जिसमें रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया हो। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 99 का ऑप्शन डी। और ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग बंदोबस्ती खेत हेतु किया जा सकता है किसके अनुमति पर? तो उपायुक्त की अनुमति पर या फिर ग्राम प्रधान की अनुमति पर। ठीक है, उपायुक्त की अनुमति से, और अगर जरूरी है, आवश्यक है, तो ग्राम प्रधान की अनुमति से भी किया जा सकता है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि JPSC के द्वारा पेपर 2 में पूछा गया था, JPSC के एग्जाम में। ठीक है, JPSC का जो एग्जाम हुआ है उसके एग्जाम में पेपर 2 में ये क्वेश्चन थे जो पूछा गया है। और आज के इस क्लास में हम लोग डिटेल में बात किए हर एक क्वेश्चन के बारे में। तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।